नमस्कार। आज हम कुछ हालिया और महत्वपूर्ण अदालती फैसलों पर बात करेंगे। जी। ये फैसले सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। खासकर हम देखेंगे वैवाहिक विवाद, मतलब धारा 498A से जुड़े नए नियम, और दूसरा बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया। बिल्कुल। और ये मामले दिखाते हैं कि अदालतें कैसे कानूनों के गलत इस्तेमाल की आशंका और लोगों की असल तकलीफों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, ये संतुलन वाला पॉइंट बहुत अहम है। तो चलिए पहले सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से शुरू करते हैं जो धारा 498A से जुड़ा है। जी। मतलब पति या रिश्तेदारों की तरफ से क्रूरता। जी। इसमें नया क्या है? सुना है इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ दिशा निर्देश थे जिन्हें अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात है 2 महीने की कूलिंग अवधि। मतलब एफआईआर दर्ज होने के बाद अगर केस में 498A के साथ ऐसी धाराएं हैं जिनमें सजा 10 साल से कम है तो तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। ओह, 2 महीने तक गिरफ्तारी नहीं? जी हाँ। इस दौरान मामला जिले की परिवार कल्याण समिति यानी FWC को भेजा जाएगा। FWC, परिवार कल्याण समिति। अच्छा, इसका मकसद क्या है? मकसद है कि भाई एकदम से जो आरोप लगते हैं कई बार बढ़ा चढ़ाकर, तो उन पर फौरन गिरफ्तारी ना हो और शायद कोई सुलह समझौते की गुंजाइश निकल आए। समझौता। और इस समिति में कौन लोग होंगे? ये FWC कैसे काम करेगी? देखिए, इसमें कोशिश है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हों, जैसे कोई युवा वकील या मध्यस्थ, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड अफसर या फिर अधिकारियों की पढ़ी लिखी पत्नियां भी हो सकती हैं। अच्छा। ये लोग दोनों पार्टियों को बुलाएंगे, बात करेंगे और 2 महीने में अपनी एक रिपोर्ट देंगे। हाँ, लेकिन ये लोग गवाह नहीं बन सकते। दिलचस्प है। लेकिन क्या ये वाकई काम करेगा? मतलब पहले भी तो कुछ ऐसा था। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से राजेश शर्मा मामले वाले उपायों की वापसी है जो 2017 में आए थे। हाँ, याद है। जिन्हें फिर 2018 में सोशल एक्शन फोरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने ही हटा दिया था। तो ये दिखाता है कि अदालतें खुद भी इस मुद्दे पर सोच विचार कर रही हैं, संतुलन ढूंढ रही हैं। और इसी बैकग्राउंड में वो शिवांगी बंसल बनाम साहेब बंसल वाला मामला फिट होता है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस को लागू रखा। जी हाँ, वो मामला तो काफी गंभीर था। हाँ, उसके फैक्ट्स तो काफी चौंकाने वाले थे। एक IPS पत्नी ने पति और परिवार पर कई केस कर दिए थे। बिल्कुल। और आरोप भी बहुत संगीन थे, हत्या की कोशिश, रेप तक के। नतीजा ये हुआ कि पति को करीब 109 दिन और ससुर को 103 दिन जेल में रहना पड़ा। बाद में वो आरोप साबित नहीं हुए। 100 दिन से ज्यादा जेल सिर्फ आरोपों पर? बाप रे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया इस पे? ये तो बहुत ही असाधारण सिचुएशन लगती है। बिल्कुल असाधारण। और कोर्ट ने भी इसे असाधारण माना। उन्होंने अपनी स्पेशल पावर यानी आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। अच्छा। न सिर्फ सारे केस रद्द कर दिए, शादी को भी भंग कर दिया, बल्कि, और ये बहुत अनोखी बात है, पत्नी और उसके पेरेंट्स को पति और उसके परिवार से सार्वजनिक माफी मांगने का आदेश दिया। सार्वजनिक माफी कोर्ट के आदेश पर? जी हाँ। और कोर्ट ने बाकायदा माफीनामे का टेक्स्ट भी तय किया कि क्या लिखना है, और कहा कि इसे नेशनल हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में छपवाएं, सोशल मीडिया पर डालें। ये तो मैंने शायद ही कभी सुना हो। इसके पीछे कोर्ट की सोच क्या रही होगी? कोर्ट ने माना कि परिवार को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पैसों से या कानूनी तौर पर पूरी तरह नहीं हो सकती, तो ये माफी एक तरह का नैतिक समाधान था। नैतिक समाधान। हाँ, पर कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि इस माफीनामे का इस्तेमाल आगे किसी कानूनी कार्रवाई में एक दूसरे के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ये वाकई दिखाता है कि कानूनी प्रक्रिया का असर कितना गहरा हो सकता है। अच्छा, अब थोड़ा अलग विषय पे आते हैं, लेकिन ये भी प्रक्रिया से ही जुड़ा है। जी। बैंक खाते फ्रीज करने का मुद्दा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इस पर काफी जोर दे रहा है कि सरकार एक SOP बनाए। ऐसा क्यों? जी हाँ, कोर्ट ने देखा कि बहुत से लोगों के खाते जांच के नाम पर फ्रीज कर दिए जाते हैं, खासकर साइबर क्राइम जैसे मामलों में, और फिर उन लोगों के पास कोई सीधा रास्ता नहीं होता अपनी बात रखने का या समस्या सुलझाने का। मतलब खाता फ्रीज हो गया और पता ही नहीं क्यों और कैसे खुलेगा? बिल्कुल। एक केस आया M शॉपे का। वो गद्दे का बिजनेस करते थे। उनका खाता फ्रीज हो गया क्योंकि उन्होंने किसी ऐसे खरीदार से पेमेंट ली थी जिस पर कोई साइबर फ्रॉड का शक था। तो इसमें उस बिजनेसमैन की क्या गलती? उनका यही कहना था कि भाई मुझे तो FIR के बारे में बताया भी नहीं गया, ना ही खाता फ्रीज करने का जो प्रोसीजर है, अब BNSS की धारा 106, पहले CRPC 102, उसका पालन हुआ।
कारोबार ठप हो गया। ये तो गलत है। जी, इसलिए कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि एक पूरी मानक संचालन प्रक्रिया, एक SOP बनाई है, ताकि लोगों को पता हो कि अगर खाता फ्रीज होता है तो क्यों हुआ है और वो अपनी बात कहाँ रख सकते हैं। सरकार अब इस पर काम कर रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों ही मामलों में, चाहे वो 498A हो या बैंक खाते फ्रीज करना, अदालतें कोशिश कर रही हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो और प्रक्रियाएं भी सही हों। हाँ, एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। बिल्कुल। वैवाहिक विवादों में गिरफ्तारी से पहले थोड़ी नरमी, मध्यस्थता पर जोर, और उधर वित्तीय मामलों में अगर जांच के लिए किसी का एक्सेस रोक रहे हैं तो उसका तरीका साफ हो, पारदर्शिता हो। सही बात है। पर आखिर में एक सवाल मन में आता है, क्या ये नई समितियां या ये जो SOP बनेगी, ये वाकई में इन जटिल इंसानी झगड़ों को असरदार तरीके से सुलझा पाएंगी? और क्या इनसे सभी के लिए न्याय हो पाएगा बिना कोई नई दिक्कतें या देरी पैदा किए?